बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के वजीर आजम को खत लिख दिया है। ये वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद अमरीकी सदर की तरफ से लिखा गया पहला खत है। इस खत की क्या तफसीलात हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा टोबा टेक्सिंग में जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया कि एक बाई ने अपने बाप की मां पर अपनी 22 साला बहन को कत्ल कर दिया, यानी कि उसके मुंह के ऊपर तकिया रख के उसका सांस बंद करके उसकी जान ले ली। उस केस की अब तक की क्या सूरत हाल है और इस केस के क्या मेरिट्स हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा आलिया हमजा और सनम जवेद की जमानत मंजूर हो जाने के बाद एक बार फिर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हम सबसे पहले सनम जवेद के केस को ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सनम जवेद की जैसे ही जमानत मंजूर होती है उसे किसी न किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तक तकरीबन 8 मुख्तलिफ मुकदमात में सनम जवेद को मुलव्वस किया गया, जिसमें उसकी जमानत मंजूर हो चुकी है। तो जैसे ही उसकी एक मुकदमे में जमानत मंजूर होती है तो दूसरे में पकड़ लिया जाता है, दूसरे में जमानत मंजूर होती है तो तीसरे में पकड़ लिया जाता है। मतलब कि अब तक तकरीबन 8 मुख्तलिफ मुकदमात में उसको मुलव्वस किया गया था, लेकिन तमाम मुकदमात में उसकी जमानत मंजूर हो चुकी है। लेकिन जैसे ही उसकी रिहाई का वक्त करीब आया तो पुलिस ने वंस अगेन उसे किसी एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। यहां अगर हम थोड़ा सा ये डिस्कस करें कि सनम जवेद कि अब ये रिहाई कब तक मुमकिन होगी, मतलब कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, कब तक इसे मुख्तलिफ मुकदमात में पकड़ा जाता रहेगा, कब इसकी रिहाई मुमकिन होगी। तो इसमें थोड़ी सी मैं कानूनी पोजीशन को डिस्कस कर दूं कि कानून यहां पे बड़ा क्लियर है कि जब भी किसी शख्स के खिलाफ एक से ज्यादा मुकदमात होते हैं तो पुलिस का यह फर्ज है कि तमाम मुकदमात में एक साथ उसकी गिरफ्तारी डाले, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, उसका रिमांड हासिल करे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, उसको जेल के अंदर बंद कर दे। तो जैसे ही उसकी जमानतें मंजूर हो जाएं उसको रिहा कर दिया जाए। लेकिन सनम जवेद के केस में सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि इसको बार बार इसकी जमानत मंजूर होती है और बार बार इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं समझता हूं कि ये अदालतों की भी तौहीन है कि अदालतें जमानत लेती हैं, छोड़ने का हुक्म जारी करती हैं, पुलिस एक बार फिर उनको गिरफ्तार कर लेती है। एक तो मैं ये समझता हूं कि आला अदालतों की तरफ से पुलिस को सख्त किस्म की इंस्ट्रक्शंस दी जानी चाहिए। जब एक वक्त के ऊपर एक शख्स के खिलाफ एक से ज्यादा मुकदमात हों तो आपको सिर्फ एक दफा ही तमाम केसेस के अंदर गिरफ्तारी डाल लेनी चाहिए। बार बार ये ड्रामा और तमाशा नहीं करना चाहिए कि अदालत रिहा करने का हुक्म जारी करती है और आप बार बार उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। और मैं ये भी समझता हूं कि अगर कोई पुलिस वाला अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है, जिस तरह की बार बार गिरफ्तार करना, तो अदालत को उसे तौहीन अदालत का नोटिस जारी करना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह के वाकयात बार बार ना हो। और अगर हम ये बात करें कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, कब तक इस सनम जवेद की रिहाई मुमकिन हो सकेगी, तो मैं ये समझता हूं कि जब तक सेनेट का इलेक्शन नहीं हो जाता उस वक्त तक सनम जवेद की रिहाई का इम्कान मुझे नजर नहीं आता। मेरा ख्याल है कि सेनेट इलेक्शन हो जाने के बाद जैसे ही जिस केस में अभी उसको गिरफ्तार किया गया है उसकी जमानत मंजूर हो जाएगी तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। मतलब कि एक दफा जमानत अब मंजूर हो जाने के बाद दोबारा किसी दूसरे केस में उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आलिया हमजा या सनम जवेद, सेनेट के इलेक्शन के बाद मजीद उन्हें किसी केस में मुलव्वस नहीं किया जाएगा, उनकी रिहाई कर दी जाएगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि टोबा टेक सिंह के अंदर जो वाकया एक पेश आया। एक छोटी सी मासूम 22 साल की नौजवान लड़की को उसके भाई ने बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया और बाकायदा तौर पर इस सारे वाकये की एक वीडियो भी बनाई गई और उसे बाद में पब्लिक भी कर दिया गया। सबसे पहले ये जो वीडियो सामने आई इसमें क्या सीन था उसको डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी एक चारपाई के ऊपर बैठा हुआ है और एक खतून भी वहां चलती फिरती नजर आ रही है और एक लड़का जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस लड़की को वो कत्ल कर रहा है उसका भाई है। मतलब कि भाई अपनी बहन का गला दबा रहा है और एक तकिया उसके मुंह के ऊपर रख के उसका सांस बंद करने की कोशिश की जा रही है और ये वीडियो तकरीबन 3 मिनट तक चलती है। यानी कि सारी कत्ल की जो वारदात हुई है वो 3 मिनट के दौरान हुई है। इस दौरान उस लड़के ने अपनी बहन को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। अब यहाँ बाप भी देखा जा रहा है, एक खतून भी वहां पे नजर आ रही है, एक बंदा जो वीडियो बना रहा है डेफिनेटली वो भी उस वक्त मौका पर मौजूद था और भी मुख्तलिफ लोगों की वहां पे आवाजें आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि कातल, मकतूल, उसका बाप, उसका भाई, उसकी बाबी और इसके अलावा भी और भी लोग वहां पे मौजूद हो सकते हैं। मतलब कि ये सब कुछ हो जाता है लेकिन कोई भी शख्स उस लड़की को बचाने की कोशिश नहीं करता, ना कोई शोर शराबा करता है, ना पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, ना उसको रेस्क्यू करने की कोशिश करता है। अच्छा, यहाँ पे अब तक की जो केस की सूरत हाल है उसको हम डिस्कस करेंगे तो अब तक 2-3 मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स जो सामने आई हैं थ्रू मीडिया उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। यहां पर लड़की के एक भाई की स्टेटमेंट सामने आई है जो ये सारे सीन की वीडियो बना रहा था। यानी कि एक तो भाई वो था ना जिसने ये कत्ल किया और एक उसका बाप था जो वहां पर मौजूद था। ये दोनों
दोनों यानी कि बाप और बेटा अब दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया और अल्टीमेटली 2 दिन का रिमांड मिल चुका हुआ है, यानी कि अब वो बाप और बेटा इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हैं। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट आती है उस लड़की के भाई की जो वीडियो बना रहा था, वो ये कहता है कि मेरी बहन ने अपने कत्ल होने से पहले मुझे ये बताया था, मेरा भाई और बाप मेरे साथ बदफेली करते हैं, लिहाजा मुझे इनसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मुझे रेस्क्यू किया जाए। तो वो उस मकतूला का भाई ये कहता है कि मैंने ये सारा वाकया अपने बाप और भाई के साथ डिस्कस किया। मेरी मौजूदगी में मेरे बाप और भाई ने उसकी टांगों को बांधा, उसके हाथों और बाजों को बांधा और मेरी मौजूदगी में उसका गला दबाकर उसके मुंह के ऊपर तकिया रखकर उसकी जान ले ली। और ये जो सारा वाकया पेश आया, मैं इसकी वीडियो बनाता रहा। अब यहाँ लड़की का वो भाई जो ये वीडियो बनाता रहा, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठते हैं। पहला सवाल तो उसके ऊपर ये उठता है कि जब तुम्हारी बहन ने तुम्हें ये कहा था कि मेरा बाप और भाई मेरे साथ ज्यादती करते हैं या बदफेली करते हैं, तो तुमने उस वक्त उस लड़की को रेस्क्यू क्यों नहीं किया? तुम्हारा ये फर्ज बनता था, तुम फौरी तौर पर पुलिस के साथ राब्ता करते, उन मुल्जमान के खिलाफ एक एप्लीकेशन दे के उनके खिलाफ एफआईआर का अंदराज करवाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। उस भाई के खिलाफ एक दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि जब तुमने अपने बाप से ये बात की थी, तो उस वक्त भी तुम्हें चाहिए था कि ये बात कर लेने के फौरी बाद अपनी बहन को उन मुल्जमान से बचाते, वहां से उसको रेस्क्यू करते, पुलिस के पास जाते या पुलिस को फोन करते और उनके खिलाफ एफआईआर का अंदराज करवाते, लेकिन तुमने ऐसा भी नहीं किया। उस भाई के खिलाफ एक तीसरा क्वेश्चन ये उठता है कि तुम उस वक्त मौका पर मौजूद थे, तुम्हारी बीवी भी वहां पर मौजूद थी, जो कि वहां पर चलती फिरती नजर आ रही थी और बिल्कुल कंफर्टेबल नजर आ रही थी। तुम्हारा ये फर्ज बनता था कि तुम वहां पे शोर शराबा करते, लोगों को बुलाते, लोगों को इकट्ठा करते, अपनी बहन को बचाने की कोशिश करते या जबरदस्ती अपने भाई को रोकते कि वो आपकी बहन का कत्ल ना करता। आप वहां पे वीडियो बना रहे हैं, आपकी बीवी वहां पे बड़े कंफर्टेबल तरीके से घूम फिर रही है और आप ना तो कोई शोर शराबा करते हैं, ना लोगों को इकट्ठा करते हैं, ना पुलिस को फोन करते हैं, ना उसको लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये सारी जो सूरत हाल थी, इसमें वो जो भाई जो वीडियो बना रहा था वो भी पूरे का पूरा मुलजिम है। और उसके बाद जैसे ही उस लड़की का मर्डर हो जाता है, तो फिर भी पुलिस को इतला नहीं दी जाती और जो भी फौरी तौर पर उस लड़की की तदफीन की जाती है, वो भाई और उसकी बीवी उस तदफीन के अंदर भी शामिल होते हैं और उसके बाद भी पुलिस को इतला नहीं करते। मतलब कि ये वकुआ 17 और 18 मार्च की दरमियानी शब का है। तो 10 दिन गुजरने के बावजूद भी पुलिस को इतला नहीं दी जाती, तो इसका मतलब यह है कि ये जो सारा वकुआ हुआ, उसमें उस मकतूला का भाई जो वीडियो बना रहा था और उसकी भाभी इस सारे वकुए के अंदर पूरे पूरे मुलजिम हैं। मैं समझता हूं कि पुलिस को यह चाहिए कि जहां पर उस कातल को, जिसने बराह रास्त उस लड़की का कत्ल किया, उसको गिरफ्तार किया, उसके वालिद को गिरफ्तार किया। मैं समझता हूं कि उस मकतूला के वो भाई जिसने वीडियो रिकॉर्ड की और उसकी भाभी, उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें वो दोनों भी मुल्जमान हो सकते हैं और कुछ नए इंकशाफात सामने आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम उस मकतूला की एक हमशीरा की स्टेटमेंट जो थ्रू मीडिया हमारे सामने आई है, उसको हम डिस्कस करें, तो वो भी बड़ी मशकूक है। वो कहती है कि मेरे भाई ने उस रात तकरीबन 1 बजे मुझे फोन किया कि बहन की तबीयत ठीक नहीं है। मैं जब घर में आती हूं तो मैं देखती हूं कि वो मर चुकी है और गला दबाकर उसको मारा गया है और उस पर बुरी तरह से तशद्दुद किया गया है। मैं समझता हूं कि जब उसकी बहन को ये सारी सूरत हाल पता चल गई, उस वक्त पुलिस को इतला नहीं दी गई, वो इस सारे मामले के अंदर अपने भाइयों के साथ, अपने वालिद के साथ शामिल रही। जब उसकी तदफीन की गई तो भी पुलिस को इतला नहीं की गई और तदफीन हो जाने के बाद भी तकरीबन 10 दिन का टाइम गुजर गया तो पुलिस को इतला नहीं दी गई। तो अब जैसे ही जिस भी तरीके से ये वीडियो मंजर आम पे आई है, अब ये पुलिस की मुद्दत में एफआईआर का अंदराज हो चुका है। मैं समझता हूं कि मकतूला का एक भाई और बाप गिरफ्तार हो चुका है, जबकि इसका दूसरा भाई जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वो और उसकी बीवी यानी मकतूला की भाभी, उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। और मकतूला की वो हमशीरा जो उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी, जिसे फोन करके बुलाया गया, उसको भी पुलिस को चाहिए कि गिरफ्तार करे। इन तमाम मुल्जमान की प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जैसे जैसे इस केस की तफ्तीश होती जाएगी, नई सूरत हाल हमारे सामने आएगी, साथ साथ इसको हम डिस्कस करते जाएंगे। अब हम उस खत को डिस्कस कर लेते हैं जो अमेरिकी सदर जो बाइडेन की तरफ से वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के नाम पे लिखा गया। ये था कि जी अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। उन्होंने वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। अमेरिकी सदर ने कहा कि पाक अमेरिका शराकत दारी दुनिया की सलामती के लिए अहम है। अहम चैलेंजेस का सामना करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ को अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने खत लिखा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मनसब संभालने के बाद अमेरिकी सदर का यह पहला खत है। खत में अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान की नौ मुल्की हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकत दारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में निहायत अहम है।
अमरीकी सदर जो बाइडन की जन्म से खत में कहा गया है कि दुनिया और खित्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की और सबके लिए तलीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फ़रोग़ देते रहेंगे। खत में कहा गया है कि अमरीका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए हम अपने इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत करेंगे। पायदार ज़रई तरक्की, आबी इंतज़ाम और 2022 के सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। जो बाइडन ने खत में मज़ीद कहा कि दोनों अक़वाम के दरमियान अस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे। दोनों ममालिक अवाम के दरमियान अस्तवार करीबी रिश्ते मज़ीद मजबूत बनाएंगे। इसमें आपको ये भी बता देंगे, तवील अरसे के बाद किसी भी अमरीकी सदर का पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को पहला सफारती खत लिखा गया है। अमरीकी सदर का खत पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सफारती तल्लुकात में बहाली का इंदिया है। तो ये जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने के बाद पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि एक अमरीकी सदर की तरफ से उनको खत लिखा गया, नेक तमन्नाओं का इज़हार किया गया, मुबारकबाद दी गई और साथ चलने का इंदिया दिया गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।